अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, अज्ज़ाए कलाम मुसलसल जारी है और अज्ज़ाए कलाम के मुख्तलिफ़ अज्ज़ा पर हम रोशनी डालते चले आ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम देखते हैं हुरूफ़ जार। हुरूफ़ जार क्या है? यूँ तो हम हुरूफ़ जार को दिन भर में 50 मरतबा बिल्कुल सही अंदाज़ में जो है अपने जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ़ ये है कि जो इस्तिलाह है, ये इस्तिलाह के साथ हम उसको जोड़ नहीं पाते और इसके लिए हुरूफ़ जार के इस्तेमाल के लिए कोई बहुत पढ़ा लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है। हमारे घर में छोटे बच्चे भी जो है हुरूफ़ जार के इस्तेमाल में गलती नहीं करते। और ये मौज़ू भी आपके लिए कोई नया नहीं है, बिल्कुल आसान सा एक टॉपिक है। सिर्फ़ इतना है कि उर्दू अदब के लिहाज से जुमलों के अंदर मुनासिब जगह जो मुनासिब हुरूफ़ जार इस्तेमाल किए जाते हैं उसके मुतालिक हमको मालूमात हासिल करनी है। साथ ही साथ ये कि इम्तिहान हमारे सामने मौजूद है, उस इम्तिहान में किस किस्म के सवालात इससे मुतालिक पूछे जाते हैं उस पर हमको नज़र रख करनी है। देखते हैं हुरूफ़ जार कहते किसे हैं। आसान अल्फाज में हुरूफ़ जार वो हरूफ होते हैं जो किसी इस्म को फ़ेल के साथ या दो इस्मों को आपस में मिलाते हैं ताकि जुमले का मतलब वाज़ेह हो। यानी होते तो हैं ये ऐसे अल्फाज कि हम उसको मुनासिब अल्फाज में इस्तेमाल कर लेते, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में ज़रा सी भी गलती हुई तो हमारा जुमला या तो अपाहिज हो जाता है या तो बेमानी हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर रुपया तिजोरी के अंदर हैं। अगर हम इस जुमले से या इस बयान से के अंदर को निकाल दे तो जुमले का कोई मानी नहीं रह जाते हैं। जैसे रुपया तिजोरी है, कोई मानी नहीं हुए। के को भी अगर हटा देते तब भी देखिए रुपया तिजोरी अंदर हैं तो भी जो है तो जुमला जो है तो बिल्कुल ऐसा हमको पढ़ने में भी उलझन महसूस हो रही है और कोई मानी उसके अंदर से वाज़े तौर पे निकल कर नहीं आता नज़र आता है। दूसरा जुमला देखिए, बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं, पर यह है हुरूफ़ जार। यूँ तो देखिए ये क्या, ये ऐसे जुमले हैं कि बोलते वक्त जो लोग पढ़े लिखे ना भी हों वो भी गलती नहीं करते हैं। सिर्फ हमको इम्तिहान के नुक्ते नज़र से ये समझ कर चलना है कि इस किस्म के जो सवालात आएंगे इम्तिहान के अंदर तो वहाँ पर हमको असल जवाब हासिल करने के लिए कौन सा हर्फ इस्तेमाल करना होगा ये देखना है। सवाल किस किस्म के आते हैं? कभी तो एक बयान दे देता है और बयान के अंदर कोई लफ्ज़ को ख़त कशीदा कर देता है और कहता है कि भी ये ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या है। फिर नीचे दे देता है वो जो भी हैं हुर्फ़ अतफ़, हुर्फ़ जार और फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल वगैरह दे देगा। सिर्फ हमको ये इस्तिलाहें मालूम नहीं होने की वजह से हमारे जवाब गलत आते हैं। हमको नहीं मालूम होता है कि ये पर जो है इसको हुर्फ़ जार कहते हैं। ये समझ में आ जाता है कि बयान के अंदर पर एक मुनासिब जगह पर है, लेकिन अज्ज़ाए कलाम की रूह से उस पर को या उस पर का इस्तिलाही नाम क्या है हमको ये नहीं मालूम होता है। बस वही हमारा सवाल होता है। कभी कभी जुमले के अंदर जो हुर्फ़ जार को हटा देता है और हटाने के बाद कहता है कि नीचे दिए गए हुर्फ़ जार में से कौन सा हुर्फ़ जार ऐसा है जो इस जुमले को मुकम्मल करेगा। नीचे जो मुतबादिल देता है करीब करीब के देता है। कोई एक जुमला आ जाता है कि चिड़िया शाख पर बैठी है, शाख के ऊपर बैठी है। ये मामूली सा फ़र्क हमारे जुमले को गलत करार देता है, हमारे मुतबादिल को गलत करार देता है। कभी कभी जुमले दे देगा और जुमले में कहेगा कि नीचे दिए गए 4 जुमलों के अंदर किस जुमले में या किस मुतबादिल में हुर्फ़ जार गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। तो वहाँ पर हमको ये समझना रहता है। इस किस्म के सवालात हुर्फ़ जार पे देता है। और उसके बाद कभी ये दे देगा कि 3 कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें दे देगा और उसके अंदर एक हुर्फ़ जार डाल देगा और कहें कि इन चारों मुतबादिलों में हुर्फ़ जार वाला मुतबादिल कौन सा है। इस किस्म के सवालात आते हैं। बस यही बातें यह समझने की है, टॉपिक कोई मुश्किल नहीं है। तीसरा जुमला देखते हैं, किस्मत के साथ दुख और सुख दोनों जुड़े होते हैं। स्कूल घर से बहुत दूर है। देखिए इनमें से के साथ निकाल कर देखिए, से को निकाल कर के देखिए। देखिए किस्मत के साथ वाला जुमला तो कितना बड़ा है, लेकिन सिर्फ ये के या साथ दोनों में से किसी एक को निकालते हम, जुमला बिल्कुल जो है तो बेमानी हो जाता है, खुश्क हो जाता है। जैसे देखिए किस्मत, के को निकाल देते, किस्मत साथ दुख और सुख दोनों जुड़े होते हैं, जुमला अधूरा लग रहा है। तो यहाँ पर इनका सही ढंग से इस्तेमाल करना, यही हमारा जो है इसका इस्तेमाल का सलीका सीखना, ये हमारा मकसद है। तो आप देखते हैं हुर्फ़ जार तो उर्दू के अंदर बेशुमार है। हम सबका अहाता तो नहीं कर सकते, लेकिन तरीका और सलीका इसके इस्तेमाल का हमको है। तो सिर्फ कुछ मिसालें देख लेते हैं
कि कहाँ कौन से हुरूफ जार इस्तेमाल करना मुनासिब होता है, और सिर्फ उसको इस्तिलाह से और हुरूफ को जोड़ आपस में मिला करके समझ लेते हैं कि कहाँ कौन सा इस्तेमाल होगा। बिल्कुल आसान मामला है। देखिए, पहले इल्म हासिल करो गोर से गोद तक, यहाँ पर जो है इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, यहाँ पर दोनों जगह गोर लिखने में आया है, समझ लेंगे। इल्म हासिल करो गोद से गोर तक, गोर से मुराद माँ जानते होंगे आप कब्र के, यानी माँ की गोद से लेकर तो कब्र तक, यानी ता हयात इल्म हासिल करो, एक मैसेज दे रहा है जुमला। तो यहाँ पर से ये हुर्फ जार है। वो जुल्मत से नूर की तरफ लौटा, जुल्मत से नूर अंधेरे से उजाले की तरफ, यहाँ पर जो है इसके मुरादी मानी जो लिए जाएंगे वो ये है कि वो बुराई से नेकी की तरफ लौटा। तो यहाँ पर से हुर्फ जार का काम कर रहा है। हमने शाम गम तक सब्र किया, तक यहाँ पर हुर्फ जार। मंजिल, मुसाफिर को मंजिल तक पहुँचना था, तक। वो समंदर की जानिब बढ़ रहा था, की जानिब। वो मंजिल मकसूद की तरफ रवाना हुआ, की तरफ। मैंने हक की खातिर ये कुर्बानी पेश की। अब यहाँ पर देखिए लाल रंग में जितने अल्फाज हैं ये तमाम तर क्या बता रहे हैं, हुर्फ जार की तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं बीच में यहाँ पर सख्ता लेकर आगे बढ़ा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, वरना वह सख्ते की जगह नहीं है। तो समझ लिए यहाँ पर हमने से तक को की जानिब की तरफ जो है इसको इस्तेमाल करके देखा। और भी कुछ हुर्फ जार देख लेते हैं। अंदर के अंदर, बाहर के बाहर, उस पार, सामने के सामने, पीछे के पीछे। हालांकि ये मौजू आसान तो ज़रूर है, लेकिन कभी कभी कुछ पढ़े लिखे लोग भी अंदर के फ़र्क को इस्तेमाल करने में कभी कभी गलती कर जाते हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं कब अंदर, कब के अंदर बोला जाएगा। देखिए यहाँ सांप बिल के अंदर, यह जा ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पर जा होना नहीं चाहिए था। तो सांप बिल के अंदर चला गया। तो यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ अंदर रखते हैं हम, सांप बिल के अंदर, तो ये चला गया, ये जुमले को सही वाज़ेह नहीं होने दे रहा। हाँ, सिर्फ अंदर भी आ सकता था, लेकिन कब होता था, सांप बिल के अंदर है तो ठीक था। लेकिन इस सूरत में अगर के हटाते हो तुम, तो सांप बिल के अंदर चला गया, ये बिल्कुल सही बैठता है। उसके बाद दूसरा जुमला देखिए, घर के बाहर का मौसम बहुत सुहाना और दिलकश है। के बाहर से मुनासिब कोई हर्फ जार हो ही नहीं सकता यार। के अगर हटा देते तो जुमला फिर अधूरा सा लगने लगेगा। गाड़ी मकान के पीछे खड़ी है, इसकी ज़रूरत है, के पीछे कहने की ज़रूरत है। ये दोनों जो हैं इसमों को जोड़ने के लिए यहाँ पर के पीछे ज़रूरी है। मेरा घर मस्जिद के सामने है, यहाँ पर भी के सामने के साथ लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए मेरा घर दरिया के उस पार है, तो यहाँ पर भी उस पार। वो वक्त के पीछे भागती हुई एक परछाई है। देखिए समझ में आ गई होंगी बात कि कहाँ पर हम सामने, पीछे, के सामने ये हुरूफ जार इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं आगे की तरफ। देखिए आगे हैं पर, ऊपर, के नीचे, के पास, के साथ। अब यहाँ इनको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा इसको समझते हैं। हकीकत का अक्स उसके चेहरे पर आया था, चेहरे पर आया था। इंसान के ऊपर हर पल जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। के ऊपर, यहाँ पर ये हुर्फ जार। उम्मीद के पास मायूसी का गुजर नहीं होता, सब्र के साथ कामयाबी का वादा है। दरिया के ऊपर बड़ा सा पुल बनाया गया, दरिया के ऊपर बड़ा सा पुल बनाया गया। समझ में आई बात। यहाँ पर भी जो है किस तरीके से हुर्फ जार इस्तेमाल हुए हैं। देखिए यहाँ पर के दरमियान, के बारे में, के बगैर, की वजह से, मा सिवा। जुमलों में किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है। देखिए दोनों भाइयों के दरमियान बहुत गहरी मोहब्बत है। दो के दरमियान आएगा, है ना। अगर 5 भाई है तो 5 भाइयों के बीच बोला जाएगा, ये फ़र्क होता है। तो यहाँ 2 के बीच का मामला है तो इसके लिए क्या बोला जाएगा, 2 के दरमियान, 2 भाइयों के दरमियान बहुत गहरी मोहब्बत है। हम आपकी किताब के बारे में जानते हैं, के बारे में, हम आपकी किताब के बारे में जानते हैं। मछली पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती, के बगैर। आपकी रहनुमाई की वजह से ये कामयाबी हासिल हुई है, की वजह से यहाँ पर हुर्फ जार का काम कर रहा है। दीन इस्लाम के माँ सिवा कोई सीधा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर माँ सिवा, की वजह से, के बगैर, के बारे में, के दरमियान, इन्होंने हुरूफ जार का काम किए हैं।
तो आमतौर पे जो है पर, ऊपर, नीचे हम यहाँ तक जानते हैं, लेकिन ये भी उर्फ़-जार हैं ऐसा जो है तो हमको समझना है कि ये सारे उर्फ़-जार जो 2-2 3-3 अल्फाज पे मुनहसर होते हैं, इनको भी हमको समझना है। चलेंगे आगे की तरफ। अब देखिए एक आसान सा टॉपिक था, इसलिए जल्दी से हम मश्क की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर पहले सवाल है, परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं। यहाँ पर आ हो गया, ये यहाँ पर जो उड़ को आड़ हो गया, परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, ये उड़ हैं। अब यहाँ पर देखो सवाल के तहत क्या, इस बयान के में मुतालिक क्या पूछा जा रहा है कि इस जुमले में ख़त कशीदा लफ्ज़ क्या किरदार अदा कर रहा है। ख़त कशीदा लफ्ज़ यहाँ पर जो है ख़त कशीदा हुआ नहीं है, लेकिन और ये इम्तिहान में भी होता है, कभी कभी इम्तिहान में भी इसी तरीके की हिदायत आ जाती है, लेकिन कातिब तो, कंपोज़र तो अपनी जगह लगा निशान लगाता है, लेकिन जो लोग कंप्यूटर में काम करना जानते हैं, वो फंक्शंस से मुतालिक जानते हैं कि कभी कभी हम जो है अंडरलाइन वैसे लेते हैं तो लफ्ज़ के साथ चलती है वो, लेकिन कि दूसरी तरफ से अगर हम जो है अंडरलाइन लेते हैं तो बाद में अगर हमारी तहरीर इधर उधर हटती है तो वो ख़त का वो जो ख़त अपनी जगह कायम रह जाता है। खैर वो दूसरी बातें हैं, उधर मैं ले जाना नहीं चाहता आपको, लेकिन यह ख़त कशीदा लफ्ज़ कभी कभी ऐसा होता है, इम्तिहान में भी छूट जाता है और हम उसमें परेशान होते हैं कि ख़त कशीदा लफ्ज़ था कौन सा, किसके मुतालिक सवाल पूछा गया है। तो जो लोगों की तैयारी अच्छी होती है वो मुतबादिल देख के समझ जाते हैं कि इस बयान में कौन सा लफ्ज़ ख़त कशीदा रहा होगा जो करने से रह गया। तो यहाँ पर देखिए ये बता रहे हैं कि जगह बता रहा है, वक्त बता रहा है, सिमत बता रहा है, कैफियत बता रहा है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि इसके अंदर वक्त का तो कोई तसव्वुर ही नहीं है, इसलिए वक्त का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जगह बता रहा है या तो ठीक है, आसमान है, सिमत का कोई तसव्वुर नहीं है, कैफियत का कोई तसव्वुर नहीं है। इसके लिए समझने वाले समझ लेते हैं कि यहाँ पर बयान में भले ही ख़त कशीदा लफ्ज़ ना आया हो, और अगर आता तो शायद वह आसमान ही होता। तो हम उसका जवाब पा लेते। क्या जवाब होता कि परिंदे आसमान में उड़ रहे हैं, यहाँ पर जो है जगह बता रहा है। हालांकि ये जो सवाल है ये तकरीबन हमारे फ़ेल मकानी, फ़ेल ज़मानी, फ़ेल मुतालिक से मुतालिक था। यहाँ पर असल में हमारे सामने होना चाहिए था में, जिसके ऊपर सवाल पूछा जाता। खैर चलेंगे, वो भी सब चीज़ें मैं तुमको बता ही चुका हूँ, इसलिए आपके लिए ये सवाल को भी समझना मुश्किल नहीं है। और यूँ तो ये पूरा समंदर खंगालने के बाद वो 30 सवाल आने वाले हैं जो इम्तिहान में पूछे जाएंगे। वो तो कौन अज्जाए कलाम में से होंगे, या ज़माने के अक़साम से होंगे, या इल्म उरूज से होंगे, या सनद के अक़साम से होंगे। वो तो उस वक्त इम्तिहान हॉल में मालूम होगा आपको कि कहाँ से क्या पूछा गया है। या तो बहरहाल एक मौजू शुरू है, इसलिए एक मौजू से टच वाले सवालात आते हैं, सवालात के जवाब निकालना भी आसान हो जाता है। चलेंगे आगे की तरफ। दूसरा सवाल है यहाँ पर, माँ सिवाय इस इम्तिहान में कामयाबी के हमारा मकसद कुछ भी नहीं। बयान देखिए क्या है, माँ सिवाय इस इम्तिहान में कामयाबी के हमारा मकसद कुछ भी नहीं। इस बयान में हुर्फ़ जार वाला लफ्ज़ कौन सा है? इम्तिहान, मकसद, माँ सिवा, कामयाबी। तो देखिए यहाँ पर समझ में तो आ गई होंगी बात, लेकिन जो है ये जवाब आप ही को हासिल करना चाहिए। आप ही ने इसको जो है तो समझना चाहिए कि कौन सा जवाब आ रहा है। तो जवाबात कब दिखाए जाते हैं मालूम, कि जब वो टॉपिक से मुतालिक कुछ भी बच्चे को इल्म ना हो और डायरेक्टली हम उसको उसी सवाल पर रोक करके और वो चीज़ समझा कर उसमें का जवाब बताना चाहते हो, लेकिन जो चीज़ का कंसेप्ट क्लियर कर दिया गया हो, जैसे हुरूफ जार का कंसेप्ट मैं पिछले 15 मिनट से क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने। अब उसके बाद कोई बात नहीं बचती है कि मैं इन सवालात के जवाब आपको बताऊँ, क्योंकि आप जितने भी नाज़रीन हैं मेरे, सब के सब कोई डीएड है, कोई बीएड है, कोई एमएड है, और सब जानते हैं कि दर्स तदरीस में जो पीरियड होता है आधे घंटे का, 35 मिनट का, 40 मिनट का, उसके अंदर जो टीचर का जो नमूने सबक होता है ना, उसके आखिरी मनाजिल में कदर पैमाई होता है। और कदर पैमाई किस बात का तकाजा करता है कि टीचर ने जो कुछ इस पीरियड में दिया है, पिछले 20 मिनट में, 25 मिनट में जो कुछ दिया है, बच्चों ने कहा तक उसको अख्ज़ किया, उसके लिए वो सवालात जो देगा उसका जवाब उसको उन बच्चों से मुतवक्के रहेगा। अगर वो उस यानी कदर पैमाई एक तरह का इम्तिहान है, छोटा सा मुसलसल कदर पैमाई जो कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो जो कुछ उसने टॉपिक लिया है, उसको पढ़ाया है, फ़ौरन उसका वो कहीं ना कहीं कदर पैमाई के ज़रिए ये मालूम करना चाह रहा है कि जो कुछ तदरीसी अमल हुआ है, बच्चों ने उसको किस कदर इक्तिसाब किया है। अब अगर वहाँ पर वो टीचर उन सवालों के जवाब भी उनको दिखाता फिरे तो फिर वो कदर पैमाई का भी। तो इसके लिए कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि ये जो सवालात हैं, चूँकि मैं अभी इसकी फरमाइश किया हूँ,
इसलिए आप ही लोगों को इसके जवाब हासिल करना चाहिए। मुझे बताने में क्या दिक्कत, मैं तो सवाल पढ़ूंगा भी नहीं और बताऊंगा कि देखिए सवाल है, इसका ये जवाब है। लेकिन कोई भी काम जो है ना, जो जुस्तजू के साथ, पूरी तहकीक के साथ, पूरी यकसुई के साथ जब पूरा होता है ना, तो वो अपने जहन में बहुत पुख्तगी इख्तियार करता है और बिल्कुल हल्के से इधर सवाल देके पीछे पलट के जवाब का नंबर देके, हाँ ये भी सही है, कुछ तो हमारे अंदाजे से सही आ जाते, कुछ हमारी किस्मत के साथ सही आ जाते, कुछ समझ बूझ के आ जाते। लेकिन जो बच्चे इस तरीके से कि जो कुछ अभी समझाया गया उसकी बुनियाद पर पहले ही अंदाज़ा लगा लेते कि यहाँ पर ये जवाब इसका सही होना चाहिए, तो बिल्कुल उनकी तैयारी बिल्कुल सही है। और तैयारी का तरीका भी यही होता है यहाँ पर कि जो हमारी किताब होती है ना, तो किताब के हर सफ़े के ऊपर आपकी तैयारी, हर सफ़ा तुम्हारी तैयारी की मुँह बोलती तस्वीर दिखाई देना चाहिए। वो कैसे हो सकता है कि जो किताब के जो हवाशी होते हैं ना, उन तमाम हवाशी के अंदर उस सफ़े के ऊपर से जो कुछ तुमने सीखा है वो हवाशी ने बताना चाहिए कि कौन कौन सी नोट्स तुमने इस सफ़े से समझकर निकाली है। हर सतर के अंदर कहीं ना कहीं आपके पेंसिल से अंडरलाइन, कहीं हाइलाइटर से तुम्हारे निशानात दिखाई देना चाहिए। ये है इम्तिहान का सही तरीका। तो और अगर वो इस दौरान वो किताब तुम्हारी ख़राब हो जाती, होने दो। वो जब किताब इस तरीके से तुम्हारी ख़राब हो जाएंगी, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, ख़राब किताब ख़राब नहीं होती, मेरी मुराद ये है कि वो तैयारी का असल तरीका होता है। जब भी तुम किताब को खोलोगे, वो सफ़े से पलटोगे तो पूरा सफ़ा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो कहीं ना कहीं हवाशी, वो हाईलाइटर्स, वो पेंसिल्स के अंडरलाइंस, वो आपकी तैयारी को बहुत कम वक्त में आगे बढ़ाएगी फिर। और उसके बाद अगर इतनी सब किताब को ख़राब कर देने के बाद अगर आप फेल होते हो ना, तो परवाह मत करो, वो किताब का पैसा मुझसे ले जाना। लेकिन मैं जानता हूँ इस कदर जो बच्चा तैयारी इस तरीके से जो बच्चा तैयारी करता है ना, वो यकीनी तौर पे पास होता है इंशाल्लाह। तो कोशिश इस बात की करना है तुमको कि तैयारी जो है रुक कर करो, धीरे करो। मैं बोलता हूँ कि इम्तिहान के 150 सवालात में से आपकी तैयारी अगर 120 सवालात की होती है, लेकिन पुख्तगी के साथ होती है, तो आप यकीनन पास होंगे। पूरे 150 सवालात की तैयारी स्पीड से करने के बाद अगर तुम 60 सवालात हल कर पाते हो तो कैसे रिज़ल्ट हमारे साथ आएगा। तो जो कुछ तुम सीख रहे हो ना, उसको एकदम पुख्तगी के साथ आके लेकर बढ़ो। मैं चल रहा था यहाँ पर कि ये जो सवालात मैं डाल रहा हूँ यहाँ पर, ये सवालात के जवाब मुझसे आपसे मुतवक्का हैं। सवाल है, माली बाग में काम कर रहा है, मालन घर के अंदर खाना बना रही है और बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। इस बयान में इस्तेमाल होने वाले हुरूफ जार से मुतालिक कौन सा बयान है। अभी 4 मुतबादिल दिए हुए हैं यहाँ पर। 4 मुतबादिल में आपको बताना है कि ये जो बयान दिया हुआ है, माली बाग में काम कर रहा है, मालन घर के अंदर खाना बना रही है और बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर सड़क पर, में और के अंदर किस मुतबादिल में है आपको तलाश करना है। एकदम मैं बिल्कुल आसान कर दिया हूँ आपको जवाब। सिर्फ आपको इतना देखना है आपके ये जो 3 अल्फाज हैं, ये 3 जगह मुकामात है जो में, के अंदर और सड़क पर, ये किस मुतबादिल में शामिल है, वही आपके सवाल का जवाब है। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल है, समंदर के खाली जगह भी दरिया रवा हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस जुमले को मुकम्मल करने के लिए कौन सा मुतबादिल मुनासिब है। अब यहाँ पर देखिए 4 मुतबादिल दिए, के अंदर, के ऊपर, के दरमियान, के साथ। लॉजिकली क्या करने का कि इन हुरूफ जार को रख कर देखने का जुमले में। अगर डायरेक्टली आपकी समझ में नहीं आ रहा के अंदर आएगा या के ऊपर आएगा, तो रख कर देखिए। आप अपने आप जब सही जवाब पर तुम पहुंचोगे, सही हुरूफ जार को वह इस्तेमाल कर लोगे, जहन क्लिक कर देगा कि हाँ यही सही जवाब है। तो आप खुद रख कर देखिए, आप सही जवाब तक पहुँच जाएंगे। चलेंगे अगले सवाल की तरफ। वो छोटी सी बस्ती 2 पहाड़ियों के खाली जगह में आबाद है। यहाँ पर भी जुमला मुकम्मल करना है। इस बयान को मुकम्मल करने के लिए मुतबादिल तलाश कीजिए। देखिए यहाँ पर 4 मुतबादिल दिए हुए हैं, 3 तो बाकायदा उर्फ जार है और चौथा कहीं ना कहीं ये लिखा है कि सभी मुतबादिल काबिल इस्तेमाल है। अब रख कर देखते हैं हम यहाँ पर, वो छोटी सी बस्ती 2 पहाड़ियों के दरमियान में है, दरमियान में आबाद है, हो सकता। दूसरा देखो, वो छोटी सी बस्ती 2 पहाड़ियों के दामन में आबाद है, हो सकता। वो छोटी सी बस्ती 2 पहाड़ियों के बीच में आबाद है, जुमला बन रहा है। तो फिर कहने का मतलब है तीनों मुतबादिल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब बताओ जवाब कौन सा होना चाहिए, आप ही को बताना है।
चलिए, ये एक मुख्तसर सी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। यूँ तो समझ के चलो कि हुर्फ़ जार, हुर्फ़ अत्फ़ वगैरह मैं एक वीडियो में भी जमा कर सकता था, लेकिन आप लोगों की और मेरी सहूलत दोनों इसमें शामिल है कि 20-25 मिनट की वीडियो को मैं भी आसानी से एक ही वक्त में बना सकता हूँ और एक ही वक्त में आप इसको पूरा देख लेते हो। इसके लिए मैंने अज्ज़ाए कलाम के तकरीबन 7 से 8 टुकड़े, जितने अज्ज़ाए कलाम है सबको अलग अलग रखते हुए आपको सामने पेश किया हूँ। चलते अपने अज्ज़ाए कलाम में जो कुछ बचा है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।